तो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सन जो है दिस इज आवर सन, द नियरेस्ट स्टार, एंड सन से जो रेडिएशन आते हैं प्लांट्स के पास, हम लोगों ने प्लांट्स के पास देखा था जो सोलर रेडिएशंस आते हैं, सोलर रेडिएशंस का 1% ऑफ द सोलर रेडिएशन प्लांट्स कैप्चर करता है, और प्लांट्स के बाद हर्बीवोर्स जो है, हर्बीवोर्स यानी नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें कितना परसेंट एनर्जी जाती है? 10%। और फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स उसको कितना जाता है? 10%। अब देखो ये कार्निवोर्स भी कई तरह के होते हैं, मतलब कई स्टेप में फूड का ट्रांसफर होता है। तो ये जो सीक्वेंशियल ट्रांसफर होता है फूड का फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, इसको हम लोगों ने कहा था फूड चेन। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? इसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग फूड चेन। तो इस तरह प्लांट्स से हर्बीवोर्स और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, इस तरह फूड का ट्रांसफर होता है इन सीक्वेंशियल मैनर। मीन्स all animals depend upon plants and plants depend on solar energy. So sun is the ultimate source of all forms of energy. जितने फॉर्म्स एनर्जी के हैं सबका सोर्स कौन हो गया? सन। लेकिन हम क्या देखते हैं कि प्लांट से जो हम दूर जाते हैं एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज होता चला जाता है। लेट अस कोई सिंपल सा फूड चेन ले लें हम। मान लो कि ये सीड है और सीड को बर्ड्स खाते हैं, ठीक है? तो सीड का मतलब हो गया प्लांट प्रोडक्ट एंड सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स। सो इन दिस फूड चेन देयर आर 2 स्टेप्स ओनली, 2 स्टेप केवल है। लेकिन यदि हम दूसरा लें, मान लो ग्रास ले लिए, ग्रास को डियर को खिला दो और डियर को लायन को खिला दो, दिस इज ए 3 स्टेप फूड चेन। यदि और आप लंबा लेना चाहते हो तो ग्रास को आप ग्रास हॉपर को खिला दो, ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर जो है उसको फ्रॉग को खिला दो, और फ्रॉग इज ईटन बाय, फ्रॉग जो है वह स्नेक के द्वारा ईट होता है, और स्नेक को है वो ईगल खा लेती है। सो what we see here that the number of steps at which transfer of food occurs may be 2, 3, 4, 5. Clear? So number of steps in a food chain, each step of a food chain at which transfer of food takes place is called a trophic level. यदि आपको पूछे कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है तो आप कहेंगे each step of a food chain is called a trophic level. ठीक है? तो ट्रॉफिक लेवल क्या है समझिएगा? each step of a food chain, ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? each step of a food chain at which transfer of energy takes place, is called a trophic level. हम लोग क्या कहते हैं
कि at first trophic level there will be always plants. Clearly, there will be always plants at first trophic level. Usually, अक्सर जो होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्लांट्स ही होगा। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल समझे, इसको कहेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये जो है ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसमें ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसमें ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसमें ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसमें ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। इसमें तो दो ही स्टेप है, इसमें थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसमें यहां थर्ड ट्रॉफिक लेवल। दिस इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, एंड दिस इज फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। तो आपने क्या देखा, कहीं पर दो है ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या, कहीं 3 है, कहीं 5 है। ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या 4, अक्सर 3 से 4 होती है, 5 कभी कभी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। दैट इज एनफ। Usually the number of trophic levels in a food chain is limited to 3 to 4. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने कहा कि the number of trophic levels, number of trophic levels are number of trophic levels is usually कितना है 3 to 4, 3 to 4। क्यों? because amount of energy decreases from producer यानी plants to crop consumer, from producer to crop consumer means last consumer, from producer and from first trophic level to last trophic level। शुरू का जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल, और बाद वाला जो होता है उसको कहते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल। समझे ना? अब देखो इसका जो यदि हम पिरामिड खींचे यानी ट्रॉफिक लेवल्स का यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। समझे? इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वहां पर होता है प्रोड्यूसर। दिस इज लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल। तो लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा क्या कहा? अक्सर ये प्लांट से शुरू होता है, तो इसकी संख्या ज्यादा होती है, इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो प्रोड्यूसर के बाद कौन होगा? जो होगा प्रोड्यूसर हो गया, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरे स्टेप में क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होगा या ओमनीवोर्स होगा। अक्सर यूजुअली प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो हर्बीवोर्स होगा। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर तो हमेशा प्रोड्यूसर है, अक्सर प्रोड्यूसर होता है, और उसके बाद कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें तो दो ही है, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इसमें 3 है, किसको कहेंगे? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो दूसरा कौन हो गया? प्रोड्यूसर
सेकेंडरी कंज्यूमर। समझे ना? इसमें देखो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, यानी इसमें ज्यादा संख्या है। समझे? तो सेकेंडरी के बाद क्या होगा? टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह हम नाम जो है बदलते चले जाएंगे। टर्शियरी कंज्यूमर। सबसे लास्ट में जो होगा, जैसे मान लो यहां पर ये हो गया आपको प्राइमरी कंज्यूमर, ये तो हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो लास्ट वाले को हम कह सकते हैं टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर, ठीक है? सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ trophic levels in a food chain, and this graphical representation, this graph is known as ecological pyramid। इसको क्या कहते हैं बेटा? इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है? तो जो नीचे रहेगा ये हो गया लोअर ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया उससे हायर ट्रॉफिक लेवल, उससे हायर ट्रॉफिक लेवल, ये हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। लोअर ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या ज्यादा होगी, इसका मास ज्यादा होगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यों-ज्यों हम प्लांट से दूर जाएंगे एनर्जी का अमाउंट घटता चला जाएगा। दैट इज व्हाई यदि आपको पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ फूड हैबिट इज बेटर, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, तो आप कहेंगे हर्बीवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स तो क्या करता है? डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड करता है। हर्बीवोर्स डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड करता है, समझे ना? तो जो डायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड करेगा उसको तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो वेजिटेरियन फूड हैबिट जो होता है उसको हम लोग एनर्जेटिक मानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वह प्लांट पर डिपेंड करता है। कैसे? एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? मान लो अभी आपको मैंने यहां पर थ्री फूड चेन्स जो है उसका एग्जांपल यहां पर है, यहां पर 3 फूड चेन्स का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि इसके पास कितनी एनर्जी इस फूड चेन को मिलती है। अभी पहला फूड चेन क्या था? सीड, और सीड पर डिपेंड कौन कर रही है? बर्ड्स। अब लेट अस मान लो सनलाइट जो है, सनलाइट से ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स जो सीड बनाता है, ये प्लांट्स जो है इसके जो सीड्स हैं फल है, फल बनेंगे ना बेटा? इस फल में जो सीड्स होगा, ठीक है? तो प्लांट्स लेट अस 1000 जूल एनर्जी सन से आया। प्लांट्स के पास कितना जूल एनर्जी आया? 1000। सनलाइट का 1000 जूल एनर्जी प्लांट्स के लीफ को मिला। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1% प्लांट कैप्चर करेगा फोटोसिंथेसिस में, तो 1000 का 1% मींस प्लांट्स को मिला 10 जूल। 1% निकालेंगे तो 10 जूल आएगा। अब प्लांट्स को यदि 10 जूल मिला, यानी सीड में 10 जूल एनर्जी है, तो बर्ड्स सीड को खाता है। आप याद कीजिए 10% लॉ। 10% लॉ कहने का मतलब कि प्लांट से नेक्स्ट स्टेप में 10% एनर्जी जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें उस स्टेप का 10% जाएगा, यानी ईच स्टेप में ओनली 10% एनर्जी
transferred, 90% of energy is lost to the environment. 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, केवल 10% ट्रांसफर होता है। इसका मतलब हुआ 10 का 10%। तो बर्ड्स को कितना मिला? 1 जूल एनर्जी मिलेगी। 10 का 10% 1 जूल एनर्जी मिलेगी। यदि यहां 10,000 जूल आता तो यहां पर 100 जूल मिलेगा प्लांट्स को, समझे ना? यहां पर 100 जूल मिलेगा। तो यदि यहां पर 100 जूल एनर्जी मिलेंगे, यहां यदि 100 जूल एनर्जी प्लांट्स के पास है तो बर्ड्स को 10 जूल एनर्जी मिलेगा ना बेटा। तो यदि आप क्या देखें कि बर्ड्स डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड किया तो क्या हुआ? 1000 जूल 10,000 जूल जब सनलाइट से आएगी तो बर्ड्स को मिलेगा 10 जूल। अब हम देखते हैं कि यही प्लांट है, इस प्लांट पर मान लो इंसेक्ट डिपेंड किया, इंसेक्ट, और इंसेक्ट को बर्ड खाया, इंसेक्ट्स पर डिपेंड किया बर्ड, तो ये दूसरा फूड चेन हो गया। अब यहां देखो क्या होगा, इंसेक्ट को 10 जूल एनर्जी मिलेगी, लेकिन बर्ड को 10 का 10% मिलेगा। इस स्टेप में 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, तो इसका 10% तो इंसेक्ट को मिला, और इंसेक्ट को जो एनर्जी मिलेगी उसका 10% बर्ड को मिलेगा, तो बर्ड को 1 जूल एनर्जी मिलेगी। देखो एक स्टेप का अंतर हो गया, और एनर्जी पहले जो 10 जूल मिल रहा था वो अब एनर्जी इसको 1 जूल में मिलेगी, 10 टाइम्स एनर्जी डिक्रीज कर गया। यदि हम 3 स्टेप का फूड चेन लें, मान लो ये प्लांट्स है, प्लांट्स पर इंसेक्ट्स डिपेंड किया और इंसेक्ट्स को बर्ड्स नहीं खा करके फ्रॉग खाया, और फ्रॉग को बर्ड खाया, तो क्या होगा? देखो प्लांट्स को तो कितना है, 100 जूल एनर्जी है, तो इंसेक्ट के पास 10 जूल जाएगा, फ्रॉग के पास 1 जूल जाएगा, और बर्ड्स के पास 0.1 जूल की एनर्जी जाएगा। क्लियर? इससे क्या क्लियर होता है कि जो फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या बढ़ती है, एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज होता चला जाता है। यही कारण है कि ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी तो बढ़ता जाता है ना। तो यूजुअली द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन आर 3 to 4। अक्सर जो है वह ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या 3 से 4 होती है, क्योंकि यदि ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो लास्ट वाले को तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी, वह दिन भर खाता रहेगा, पेट तो भर जाएगा लेकिन एनर्जी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 4 स्टेप का फूड चेन है, देयर आर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। तो प्लांट्स के पास 100 जूल एनर्जी है, प्लांट्स को 100 जूल कब मिलेगा, कब फिक्स करेगा प्लांट 100 जूल? जब सनलाइट से 10,000 जूल एनर्जी प्लांट्स पर फॉल करेगी तब। और जब प्लांट्स के पास 100 जूल एनर्जी है तो इंसेक्ट को 10 जूल मिला, और इंसेक्ट के पास 10 जूल है तो फ्रॉग को 1 जूल मिला, और 1 जूल फ्रॉग को मिला तो बर्ड्स को 0.1 जूल मिला। सो इफ द नंबर इंक्रीजेज, मान लो और आगे जाए तो और एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि लिविंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई द ट्रॉफिक नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन इज लिमिटेड। इज इट क्लियर? तो आपको इस तरह का
चेन दे दे तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है ईच स्टेप पर, इसको हम कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। ये लिंडेमान नाम का साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम दिया था। लिंडेमान proposed 10% law. According to this law, only 10% of the available energy get transferred to the next trophic level and 90% of the energy is lost into the environment. एक बात समझ गए हम? ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, पिरामिड क्या होता है इकोलॉजिकल, अभी हमने डायग्राम बनाया था। फूड चेन क्या होता है, 10% लॉ किसको कहते हैं। अब एक बात ध्यान देखें, ये जो फूड चेन है, अभी मैंने 3 फूड चेन्स बनाए। बर्ड्स यहां भी है, बर्ड्स यहां भी है, बर्ड्स यहां भी है ना। इसका मतलब कि कोई भी जो कंज्यूमर है वह एक ही फूड पर डिपेंड नहीं करता, एक ही फूड पर डिपेंड नहीं करता। कंज्यूमर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। डिफरेंट आइटम्स आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एज पर अवेलेबिलिटी। अब चिड़िया है, बर्ड है, बर्ड को यदि इंसेक्ट मिल गया तो उससे भी काम चला लेगा, फ्रॉग मिल गया तो उससे भी काम चल गया, सीड्स मिल गया उससे भी काम चल गया। मीन्स देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस। मीन्स कि फूड चेन कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता। फूड चेन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। सो a network of food chain is called a food web. क्या कहते हैं इसको? Food web. Food web. It is a network of food chains. Food chains. So large number of organisms are involved in a food web in comparison to food chain. Means food web is a complex network of food chain. Different food chains are linked together to form a complex system that is more stable, having more number of organisms, and that complex network is called food web. फूड वेब समझ गए? अब आपको एक बात और अगला बात कहता हूं जिसको ध्यान में रखेंगे। ये जो एनर्जी का फ्लो होता है, दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ये एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, वापस नहीं हो सकता। यानी सन का लाइन यदि प्लांट फिक्स किया तो ये नहीं होगा कि प्लांट से वापस सन में चला जाए, या प्लांट्स का एनर्जी यदि बर्ड्स में आया तो बर्ड्स का एनर्जी प्लांट्स में बैक नहीं हो सकता। समझे ना? तो आपको इससे रिलेटेड एक दो बातें ध्यान में रखनी है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इज फ्लो ऑफ एनर्जी through a food chain is unidirectional. Flow of energy in a food chain is unidirectional. समझे ना? चलिए, एक तो ये बात याद रखें। दूसरी बात आप देखेंगे कि फूड चेन इज वेरी एसेंशियल बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर होता है और बिना एनर्जी का कोई जीव सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन एक बात
यहां पर आपको और याद रखना है, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर लिविंग बीइंग्स। ये तो आपने देखा एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन होता क्या है जब हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, मान लो हम लोग खेती करते हैं, तो खेती करने में क्या होता है, हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, फंजीसाइड्स यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर। यह केमिकल क्या करता है, प्लांट्स रूट के साथ कुछ केमिकल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्लांट्स में ये केमिकल चला जाता है। वी आर यूजिंग दीज केमिकल्स टू किल द पेस्ट, बट दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये केमिकल जमीन में चला गया, खेत में हम लोगों ने यूज किया, ये केमिकल चला गया प्लांट्स में, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब देखो प्लांट्स में चला गया और प्लांट्स को फिर क्या करेगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा प्लांट्स से, जो प्लांट्स को खाएगा वह केमिकल उसमें ट्रांसफर हो जाएगा प्लांट्स से, और फिर उसको जो खाएगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। तो क्या होगा, ये केमिकल्स का अमाउंट, आपने देखा एनर्जी का अमाउंट घटता जाता है। क्या देखा आपने कि सनलाइट से एनर्जी जाती है तो फूड चेन में जो जो हम प्लांट से दूर जाते हैं एनर्जी घटती चली जाती है। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि यदि ये प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को मान लो रैबिट खाया और रैबिट को मान लो डॉग खाया या कैट खाया या लाइन खाया, जो भी खा, यहां मैं कहा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स किसमें प्रेजेंट है, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब ऐसे केमिकल्स जो हम यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए एग्रीकल्चर। तो ये केमिकल्स हमने यूज किया, केमिकल्स चला गया प्लांट्स में, और प्लांट्स से ये केमिकल चला गया नेक्स्ट लेवल में यानी रैबिट में। तो रैबिट क्या करेगा, एक ही प्लांट तो नहीं खाएगा, वो डेली प्लांट खाएगा, डेली खाएगा वो, तो डेली कुछ ना कुछ केमिकल उसमें आएगा। तो रैबिट में क्या होगा, केमिकल का कंसंट्रेशन प्लांट से ज्यादा हो जाएगा। और रैबिट को मान लो डॉग खा रहा है तो डॉग भी बहुत सारे रैबिट्स को खाएंगे, तो डॉग में केमिकल का संख्या अमाउंट और ज्यादा हो जाएगा। तो एक तरफ तो हमने देखा कि एनर्जी जो है प्लांट में सबसे ज्यादा है, रैबिट में उससे कम है, डॉग में उससे कम होगा, यानी एनर्जी घटती चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये केमिकल का अमाउंट प्लांट से ज्यादा रैबिट में होगा, रैबिट से ज्यादा डॉग में होगा। मींस द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स increases from plants to the herbivores to the carnivores, means increase in concentration of chemicals from producer to the top consumer is called biomagnification. याद रखेंगे इसको, biomagnification। increase in concentration of
नॉन बायोडिग्रेडेबल chemicals from plants to top consumers is called biomagnification. Biomagnification. और ये केमिकल तो हार्मफुल होगा ना बेटा, तो जब ज्यादा केमिकल का कंसंट्रेशन हो जाता है तो इट बिकम्स टॉक्सिक, हार्मफुल टू द लिविंग बीइंग्स। बायोमैग्निफिकेशन समझ गए होंगे। नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा इसको, तो हम इसको रिवाइज करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन एंड ओजोन होल। सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन। ओजोन जो है यह पॉइजनस होता है इन लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, बट ओजोन इज यूजफुल इन हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। समझे ना? तो इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज यूजफुल। ठीक है? ओजोन, प्रेजेंस ऑफ ओजोन, प्रेजेंस ऑफ ओजोन को 3 की कहते हैं। ऑक्सीजन को O2, ओजोन को O3, ऑक्सीजन का ही फॉर्म है। तो प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज यूजफुल एज इट प्रोटेक्ट्स अस, हम लोगों को बचाता है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट of ultraviolet rays, which may cause skin cancer, cataract, and loss of immunity. बात समझे? सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन कितना महत्व है देखो। प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब ट्रोपोस्फीयर के बाद अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे कांटेक्ट में नहीं। यदि लोअर लेवल में ओजोन है तो वह हार्मफुल है, पॉइजनस है। लेकिन ये स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजोन है इट इज यूजफुल। क्या करता है क्या? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोगों को बचाता है, व्हिच में कॉज स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेज से क्या हो सकती है? स्किन कैंसर हो सकता है, आंख में मोतियाबिंद हो सकती है, कैटरैक्ट, स्लो ब्लाइंडनेस एंड लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी हमारी खत्म हो सकती है। तो इससे हमको कौन बचाता है? ओजोन लेयर। बट नाउ ए डेज पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड दिस ओजोन लेयर इज डैमेज्ड बाय यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है ना? सो O3 is damaged, ozone is damaged by
CFCs। CFC का मतलब लिख लेना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। So ozone is damaged by CFCs, chlorofluorocarbons, which may be dangerous, hence use of such chemicals, ये केमिकल जो है, केमिकल्स मस्ट बी कंट्रोल्ड, ठीक है ना। इसलिए इसका कंट्रोल जरूरी है ताकि ओजोन लेयर बचा रहे, अदरवाइज इट विल बी डेंजरस फॉर अस, हम लोगों के लिए डेंजरस होगा। ओजोन लेयर यदि खत्म हो जाता है तो हम लोगों के लिए ओजोन का प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। तो एटमॉस्फेयर में ओजोन यदि रहेगा तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट्स यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स यूज करते हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन को डैमेज करता है। जब ओजोन डैमेज हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रे हमारे अर्थ तक आ जाएगी, अर्थ के सरफेस तक आ जाएगी, और जब ये अर्थ के सरफेस पर आ जाएगी यानी प्लांट्स और एनिमल पर ओजोन लेयर फॉल करेगा तो प्लांट्स को भी ये डैमेज करेगा और हम में डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज कॉज करेंगे, खास करके स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एंड लॉस ऑफ इम्यूनिटी। हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज होगी और हमको डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज होंगे। सो यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोग्राम होता है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, और कई जगह पर इनके समिट होते हैं टू मिनिमाइज द यूज ऑफ CFCs टू सेव द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर को बचाकर रखना है सो दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम लोगों तक न आ पाए। ठीक है।